अब हम देखने जा रहे हैं राजकोषीय और मौद्रिक नीति के एमसीक्यू। तो सबसे पहले आर्थिक नीति का जो अंग है वो कौन सा है? राजकोषीय और मौद्रिक दोनों है भी। आर्थिक नीतियों के उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसरों में सृजन यानी वृद्धि करना, तीव्र आर्थिक विकास, आर्थिक स्वायत्त उपयोग सभी है। उसके बाद अगला जो है मौद्रिक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन कौन करता है? केंद्रीय बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति में शामिल है। किसको? मुद्रा साख की आपूर्ति, विभिन्न मौद्रिक उपाय, मुद्रा साख की लागत उपयोग सभी शामिल है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य मूल्य स्थायित्व है, आर्थिक विकास है, पूर्ण रोजगार तो उपयुक्त है, सभी शामिल है। भारत में मौद्रिक नीति का उद्देश्य बचतों को प्रोत्साहन करना, पूंजी निर्माण, निवेश प्रोत्साहन उपयुक्त सभी है भी। मौद्रिक नीति के उपकरण है मात्रात्मक, गुणात्मक, चयनात्मक उपयुक्त सभी। मात्रात्मक विधियों से प्रभाव पड़ता है किसमें भी? मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन दोनों पर पड़ता है भी। मात्रात्मक विधि है बैंक दर, नगद कोषानुपात, वैधानिक तरलता उपयुक्त सभी तो सभी विधियाँ हैं। गुणात्मक या चयनात्मक विधियाँ कौन सी है? साख की राशनिंग है, सीमांत दर में परिवर्तन है, साख उपभोक्ता साख का नियमन उपयुक्त सभी तो सभी हो गया। अधिकतम नगद आरक्षित अनुपात कितना है? भी 15% है। बैंक दर में वृद्धि से साख पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बैंक दर बढ़ेगी तो वो महंगी हो जाएगी। खुले बाजार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय दोनों शामिल है, तो 3 नंबर सही होगा। उसके बाद नगद कोषानुपात के अंतर्गत आता है व्यापारी बैंक के मांग जमा, व्यापारी बैंक के समय जमा, तो दोनों शामिल है। नगद कोषानुपात वर्तमान में कितना है? 4, लेकिन ये चेंज होता रहता है अभी। वैसे नगद कोषानुपात में वृद्धि की जाती है। मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन, तो किसी मुद्रा प्रसार में। वैधानिक तरलता अनुपात आर्थिक सुधारों से पूर्व था 38.5। तुलना गुणात्मक विधियों का प्रभाव पड़ता है साख के उपयोग में परिवर्तन, साख की दिशा में परिवर्तन दोनों पर। मौद्रिक नीति की सीमाएं हैं बिल बाजार का विकसित न होना, मुद्रा बाजार विकसित न होना, देशी बैंकों और गैर बैंकिंग संस्थाओं पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं होना उपयुक्त सभी लागू है इसमें। उसके बाद है राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, तो उपयुक्त सभी आते हैं भी। राजकोषीय नीति की आवश्यकता और महत्व क्या है भी? सरकार की आधारभूत आवश्यकता, आय और धन का पुनः वितरण, क्रियाओं का वित्त प्रबंधन उपयुक्त सभी शामिल है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व है, पूर्ण रोजगार, पूंजी निर्माण, तो इसमें उपयुक्त सभी है। राजकोषीय नीति की सीमाएं क्या है भी? बड़ी मात्रा में घाटे का वित्त प्रबंधन, बढ़ता हुआ अनुपातक व्यय, अनुदान का बढ़ता भार उपयुक्त सभी है भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? मुद्रा बाजार दीर्घकालीन भारत नहीं है भी। भारत में औद्योगिक वित्त में मंदी, ये भी नहीं। रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए राजस्व धन अग्रिम का राज्यों के आय से कोई संबंध नहीं, ये सही है। मौद्रिक नीति विश्लेषण तकनीक में शामिल नहीं है, कौन सा है? रेपो है, नगद कोषा, सरकारी प्रतिभूति, ये नहीं है, ऋण नहीं है इसमें। राजकोषीय घाटे का मतलब कुल व्यय, यह क्या भी? कुल व्यय माइनस प्राप्ति वगैरह, तो कौन सा है? कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो, रिवर्स रेपो का उपयोग किसके उपकरण के रूप में किया जाता है? तरलता नियंत्रण के लिए, मुद्रा का जो नियंत्रण है उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का यंत्र नहीं है? घाटे की वित्त व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य यानी अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना नहीं है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है आरबीआई, केंद्रीय बैंक है ये। बैंक दर वह है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को क्या देता है? उधार। उसके बाद भारत में नगद कोषानुपात सीआरआर में वृद्धि करने के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो 32 में कौन सा सत्य होगा? यह साख सर्जन में क्या करता है? वृद्धि। अनुपात में अगर वृद्धि होगी तो बैंक के पास क्या पड़ेगी? मुद्रा। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है, तो वो कौन सी है अभी? तो वो आपकी होगी रिवर्स रेपो। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है उसे कहते हैं, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है, तो अल्पकाल में कौन सा होता है भी? रेपो। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है। जब आरबीआई नगद रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? तो इसका अर्थ होता है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। भारतीय मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय नहीं है। मात्रात्मक उपाय कौन से नहीं हैं? प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं है, बाकी रेपो, ये तो तीनों है भी। ये तीनों मात्रात्मक, ये गुणात्मक है। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय तथा तरलता के मध्य संबंध कैसा होता है भी? कैसा पाया जाता है? धनात्मक। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर क्या फ़र्क पड़ेगा भी? कमी हो जाएगी किसकी?
साखी। भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा प्रतिवर्ष कब की जाती है? प्रतिवर्ष 1 साल में कितनी बार की जाती है? 6 बार, और 2014 में चेंज हो गई। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है, बैंक किस बात का संकेत है कि आरबीआई महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करने की अर्थव्यवस्था है, तरलता घट जाएगी। खुले बाजार में अगर आप बेच रहे हैं तो मुद्रा कम होगी, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ जाएगा और प्रतिभूतियाँ दे दी जाएगी। भारतीय मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपाय नहीं है। कौन सा नहीं इनमें से? तो ये तो कौन सा है? गुणात्मक है क्या? गुणात्मक है। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित होता है? गिल्ट बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित। आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या क्या अर्थ होता है? अभी सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना। आरबीआई के दिशा निर्देशों अनुसार नकद आरक्षित अनुपात की दर कितनी होती है अभी? तो ये तो वैसे दर देखो चेंज होती रहती है अभी, इसके हिसाब से 3 के मध्य होनी चाहिए, 3 से 15% के मध्य। नगद आरक्षित अनुपात के रूप में प्रत्येक बैंक को निश्चित नगद के रूप में रखना चाहिए। जो बैंक अपने पास खुद रखता है उसे आरबीआई के पास रखता है वो तो है नगद आरक्षित अनुपात, खुद के पास रखता है वो तरलता हो गया, SLR। रेपो दर रिवर्स रेपो दर की तुलना में क्या होती है? अभी अधिक होती है। रेपो की दर रिवर्स क्या होती है? ज़्यादा। आरबीआई द्वारा बैंकों को बिलों की पुनः कटौती पर अल्पकालीन ऋण दिए जाने। आरबीआई द्वारा बैंक ने जिको अल्पकालीन ऋण दिया है, बैंकों के अर्थ है भी बैंक दर है, बैंक दर है अल्पकालीन अल्प रेपो है भी, बैंक दर दीर्घकाल होगी। मौद्रिक नीति के लिए चयनात्मक उपाय अपनाए जाते हैं। कब अपनाए गए थे? तो ये 1957 से।